हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ना क्या क्या है। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पहले किए थे, फिर नेशनल इनकम का अकाउंटिंग किया था, फिर मनी एंड बैंकिंग किया था। आज 4th चैप्टर करेंगे, 2 बैलेंस रहेगा अभी, तो नेक्स्ट 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में पढ़ना क्या क्या है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में द एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन और सम मोर कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के बुक से कवर करेंगे। जो भी पीछे का भी चैप्टर था सारा एनसीईआरटी के बुक से ही किया गया था, लेकिन सारा का नोट्स बनाया गया था और सारा नोट्स जो भी हम नोट्स पढ़ा रहे हैं अभी वो टेलीग्राम के लिंक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिएगा नोट्स, फिर पढ़ाई कीजिएगा। और उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक बार प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि 4 से 5 पेज का नोट्स रहता है, तो प्रिंट मारने में भी ईजी रहेगा। और हाथ में प्रिंट रहेगा तो सबसे ज़्यादा पढ़ने में आसान होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ये सारा प्रीवियस चैप्टर में जो भी पढ़े थे उसके बारे में कंसेप्ट बताता है। यहाँ पे एक नया बेसिक में उभर के आता है। यहाँ पे बोलता है दिस इज स्टाइलेशन एजम्पशन, इसके बारे में बोलता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक वर्ड लिखता है सेट्रिस पैरिबस विच लिटरली मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। ये जो वर्ड है ये हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन में रहता है कि सेट्रिस पैरिबस का मतलब क्या होता है। तो आपका एमसीक्यू में रहेगा तो उसका वहाँ पे देख लीजिएगा, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर रहता ही रहता है। ओके, तो सारा प्रीवियस चैप्टर के बारे में बेसिक कंसेप्ट था और चैप्टर के बारे में बेसिक्स। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर हम लोग का। द एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। वैसे भी हम लोग सिर्फ एग्जाम पर्पस के हिसाब से ही कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक लेक्चर और फास्ट ट्रैक रिविजन। ओके, तो इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स में इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक एक्सपोस्ट और एक यहाँ पे है एक्स एंटे। तो एक्सपोस्ट किसको बोलते हैं? एक्सपोस्ट का मतलब होता है कि एक्चुअली हैपेंड, जो एक्चुअल में अकाउंटिंग वैल्यू हो रखा है। ठीक है, इसका मतलब डिनोट ऐसे करता है जैसे मेरे पास 100 का स्टॉक था, मैंने 100 का 100 सेल कर दिया, तो उस और टोटल मेरा एक्चुअली हैपेंड हो गया। तो 100 जो मेजर किए थे वो एक्सपोस्ट पे करेंगे, लेकिन एक्स एंटे में जो 100 का वैल्यू था मेरा, लेकिन मैंने प्लान किया था कि नहीं इस बार तो फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, इस बार तो 200 बिकेगा, तो वो उसका मेजरमेंट जो होगा एक्स एंटे पे होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखता है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ भी बेसिक चैप्टर के बारे में ऊपर का लिखा था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में कैसे कहता है। इन दिस चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग वी हैव कम अक्रॉस देयर टर्म्स लाइक कंजप्शन, investment or the total output of final goods service in the economy. These terms have double connotations in chapter 2. They were used in the accounting sense, denoting actual value of the items as measured by the activity within the economy in the certain year. We call these actual or accounting value ex post measure of these items. These items, however, can be used to different connotation. Consumption may be denote what have actually consumed. Consumption may denote not what people have actually consumed in the given year, but what they have planned. जो प्लान्ड वाला आ जाएगा उसको किस पे करेंगे? तो एक्स एंटे पे। तो यहाँ पे लिखता भी है इसके बारे में भी, we call the planned value of variable consumption, investment or output of final goods. यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है कि प्रोडक्ट का प्लान करता है 100 गुड्स स्टॉक, therefore 100 इन द ईयर। प्लान टू इन्वेस्ट करता है तो इसको एक्स एंटे पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया था, इससे इजी हो जाएगा पूरा पैराग्राफ जितना भी ये लिखा है इसको समझने के लिए। एक यहाँ पे वर्डिंग लिखा है इन सिंपल वर्ड,
ex ante deficit, what has been planned, and ex post deficit, what has actually happened. In order to understand the determination of income, we need to know the planned value of different components of aggregate demand. Let us look at these components now. तो एक्स एंटे क्या बोला, एक्स एंटे में क्या बोलता है कि जो भी चीज़ प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। और एक्स पोस्ट क्या बोला कि एक्चुअली हैपेंड होना चाहिए। जैसे कि 100 का हमारा सामान था, मैंने 100 का 100 बेच दिया तो हैपन हो गया, ख़त्म। लेकिन अभी रिसेंट में मतलब मैंने एग्जांपल दिया था कि रिसेंट फेस्टिवल सीजन आने वाला है, मैंने 100 की जगह 200 का प्रोडक्शन कर लिया कि मेरा 200 का बिकेगा, तो मैंने प्लान किया। तो उसको मेजर करेंगे कैसे, एक्स एंटे पे। ओके, उसके बाद कंजप्शन मॉडल आता है। इसमें 3 आपका अभी तक क्वेश्चन मतलब यहाँ से आने का चांस ज़्यादा रहता है। एक एक्स एंटे, एक एक्स पोस्ट, और एक था सेट्रिस पैरिबस। यहाँ पे आपको याद है ना, सेट्रिस पैरिबस, इसका मतलब क्या होता है, द अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग कंजप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंजप्शन में क्या बोलता है कि मेरा इनकम, अगर इसके एग्जांपल से एक समझते हैं सबसे पहले कि मेरा इनकम 10,000 है, तो उसके हिसाब से मेरा खर्चा हो रहा है 5,000 हो रहा है। लेकिन मेरा इनकम अगर 0 हो जाता है, सपोज मेरा इनकम 2 रुपया है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या मेरा खर्चा कम जाएगा? नहीं ना, बेसिक जो एक्सपेंस है वो तो रहेगा ही नहीं। जैसे कि मैं पहले मतलब मेरा 10,000 इनकम था तो मैं मोटरसाइकिल से चलता था, लेकिन अभी मेरा इनकम 0 है, तो जाऊंगा तो चलो मोटरसाइकिल में नहीं दूर जाना तो साइकिल तो लूँगा ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज करूँगा ही ना, तो उसके लिए तो फेयर चाहिए ही ना। तो बेसिक हमेशा एक्सपेंडिचर रहता है। जो बेसिक एक्सपेंडिचर रहता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इसका पैराग्राफ क्या लिखता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ कंजप्शन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, एक कंजप्शन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशन इसके बीच, कंजप्शन एंड इनकम के बीच। यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉर्मूला उससे समझेंगे, लेकिन पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। द सिंपल कंजप्शन फंक्शन एज्यूम द कंजम्पशन चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ इनकम चेंजेस। ऑफ कोर्स even if income is 0, some consumption still take place since the level of consumption is independent as income. It is called as autonomous consumption. ठीक है, विकल्प डिस्क्राइब्ड एज ए फंक्शन। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे बोलता है कि अगर इनकम मेरा 0 हो जाता है, सम कंजम्पशन स्टिल टेक्स प्लेस। सेम ही चीज़ है, पैराग्राफ जितना मतलब मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से ही पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया है उसके हिसाब से देखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इनकम, मतलब चेंजेज ऑफ इनकम। CY का मतलब जो डिनोट करता है यहाँ पे चेंजेज ऑफ इनकम के बारे में बोलता है। ठीक है, द एबव इक्वेशन इज कॉल्ड द कंजम्पशन फंक्शन, हियर C इज द कंजम्पशन। देखिए बुक कितना अच्छा से सजा कर दिया है, एक बार बुक पढ़िएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हर चीज़ का मतलब देता है, जैसे C इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, द कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंक्लूडेड द कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजप्शन डिनोटेड बाई C डैश, C hat, C heights बोलते हैं ऐसे। द शो कंजप्शन विच इंडिपेंडेंट इनकम, इट कंजप्शन टेक प्लेस व्हेन इनकम इज 0, इट इज बिकॉज ऑटोनोमस कंजप्शन। दे इंक्लूड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन। CY shows an independence of consumption of income. When income rise to be 1, included consumption rises by MPC, that is C or marginal prosperity of consume. It may be explained the rate of exchange of consumption as income changes. तो marginal prosperity of consume जो निकालते हैं यहाँ से प्रोस्पेंसिटी, यहाँ पे changes in consumption, changes in income जो C से डिनोट कर देता है। फिर now let us the value of MPC can take when income changes. Oh sorry, तो आगे बोलता है नाउ लेटेस्ट टू द वैल्यू ऑफ MPC कैन टेक। तो MPC का मार्जिनल प्रोस्पेनिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, ये निकालते कैसे? तो चेंजेज इन कंजप्शन बाय चेंजेज इन अर्निंग। ओके, आपसे एग्जाम में मतलब
इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा इसमें से एमसीक्यू का आने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ना फॉर्मूला पे जितना भी है मतलब इसके पहले नेशनल इनकम था उसमें भी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी पे घुमाता है क्वेश्चन को, एज इट इज सेम जैसा 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा बोलते हैं मार्जिनल पेनिटी ऑफ टू कंज्यूम। तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, MPC इज इक्वल टू चेंजेज इन कंजप्शन बाई चेंजेज इन अर्निंग। और वहाँ पे कंजप्शन निकालने के लिए कि कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस चेंजेज इन अर्निंग, ठीक है। तो नाउ लेट अस टू एट द वैल्यू ऑफ MPC कैन टेक व्हेन इनकम चेंजेज द चेंज इन कंजप्शन। जैसे ही इनकम चेंज होगा तो कंजप्शन चेंज हो जाएगा। इनकम ज़्यादा रहता है तो खर्च भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन जैसे ही इनकम कम जाता है, इनकम जीरो हो जाता है, तो कंजप्शन जो होता है, कंजप्शन बेसिक सिर्फ कंजप्शन बच जाता है। कैन नेवर एक्सीड द चेंजेज इन इनकम। यहाँ पे बोलता है व्हेन इनकम चेंजेज इन कंजप्शन कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन इनकम। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे सारा चीज़ आ गया इसका ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच सी कैन टेक इज 1। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर में चूज नाउ not to change consumption even when income had changed if the in the case MPC is equal to 0। यहाँ पे बोलते मैक्सिमम वैल्यू विच C can take is 1। on the other hand consumer may not change consumption the income had changed in the case MPC is 0। मतलब इनकम मेरा 0 है लेकिन कंजम्पशन चेंज नहीं हो रहा, तो MPC is equal to 0 होगा। जनरली MPC lies between 0 to 1। That this means that as income increases either the consumer does not increase the consumption at all, MPC is equal to 0, ठीक है। और यूज इंटायर चेंजेज इन द कंजम्पशन, और कंजम्पशन सारा चेंज होता है, चेंजेज इन इनकम ऑन कंजम्पशन, MPC is greater than MPC is equal to 1। यूज पार्ट ऑफ द चेंजेज इन इनकम और चेंजिंग कंजम्पशन। 0 is less than MPC, MPC is less than 1। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है तो उसमें बोलता है कि 100 रुपी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है, और MPC 0.8 है। तो यहाँ पे कंजम्पशन का फंक्शन में डाल दिए, जो कंजम्पशन था तो 100, वहाँ पे क्या था फॉर्मूला, C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस चेंजेज इन अर्निंग, या MPC वाला फॉर्मूला। तो MPC कितना है 0.8y होगा ना, ठीक है। और 100 कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन, C निकाल लेंगे, कंजम्पशन कितना है टोटल। उसके बाद सेविंग कैसे निकालते, तो अर्निंग माइनस कंजम्पशन, जितना अर्न किए उसमें से कंजम्पशन घटा दिया तो जो पैसा बचा वो सेविंग हो गया। तो वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला निकालेंगे। तो वहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का था, तो ऊपर में चेंजेज इन कंजम्पशन था, ठीक है। यहाँ पे सेव क्या, तो चेंजेज इन सेव, याद रहेगा ना। वहाँ पे MPC था तो क्या था, चेंज इन C बाई चेंज इन अर्निंग। यहाँ पे MPS है तो क्या होगा, चेंज इन S बाई चेंज इन Y। S से क्या डिनोट करते हैं, सेविंग डिनोट करता है। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, अगर टोटल सेविंग निकालना हो तो अर्निंग माइनस कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे निकाले, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस क्या था, बोलिए ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस अर्निंग। टोटल अर्निंग नहीं, जो अर्निंग खर्च करते हैं 100 वाला था, ठीक है। इसी फार्मूला को डिनोट किया यहाँ पे। उसका सम डिफिनीशन में दिया एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या फार्मूला था, चेंजेज इन कंजम्पशन। MPC अभी बोले हैं ऊपर में भी, चेंजेज इन कंजम्पशन बाय चेंजेज इन अर्निंग। उसके बाद MPS था, MPS का क्या था, चेंजेज इन सेविंग प्लस चेंजेज इन अर्निंग। इसको डिनोट करके यहाँ पे निकाला था 1 - C, फार्मूला को सॉल्व करके, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अगर सेविंग निकालेंगे 1 - C इज इक्वल टू सेविंग होता है, तो C को इधर करेंगे तो ये वाला फार्मूला सॉल्व होके आ जाएगा। जैसे ही C को मतलब इज इक्वल टू S इज इक्वल टू होता है 1 - C, तो S यहाँ माइनस में C है तो माइनस में से इधर जाएगा तो S प्लस C,
इज इक्वल टू 1। उसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता है APC, तो डायरेक्ट कंजप्शन बाय अर्निंग निकाल देंगे CY करके। एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव आता है, उसको सेविंग बाय Y कर देंगे, अर्निंग कर देंगे, ठीक है। तो आपका कंजप्शन टोटल खत्म हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है। कंजप्शन में बहुत सारा चीज़ पढ़े, तो पहले ऑटोनोमस कंजप्शन के बारे में पढ़े। यहाँ कंजप्शन निकालने का ऑटोनोमस कंजप्शन वाला बराबर अर्निंग जो कंज्यूम कर देते हैं, अर्निंग का खर्च कर देते हैं। फिर MPC चेंजेज इन कंजप्शन बाय चेंजेज इन अर्निंग। MPC इज इक्वल टू 1 कब होगा? द यूज द चेंजेज इन इनकम ऑन कंजप्शन। इनकम चेंज होता है ऑन कंजप्शन पे, तो MPC इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या बोलता है? नॉट इंक्रीज कंजम्पशन। अगर इनकम चेंज होता है तो कंजम्पशन चेंज नहीं होता है। इनकम इंक्रीज आइदर द कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज, कंजम्पशन चेंज नहीं होता है, तो MPC इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दूसरा MPC 1 कब था? यूज इंटायर चेंजेज इनकम, इंटायर चेंज इन इनकम ऑन कंजम्पशन। जैसे ही इनकम चेंज होता है कंजम्पशन चेंज हो जाता है, तो MPC इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या बोलता है? 0 इज लेस देन MPC, MPC इज लेस देन 1। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन वाला एग्जांपल देखे थे। उसके बाद सेविंग निकालना सीखे थे। सेविंग क्या होता है? टोटल इनकम माइनस टोटल कंजम्पशन। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी और टू सेव निकाले, सेविंग बाय अर्निंग करके। उसके बाद सेविंग कैसे निकाले? सेविंग माइनस अर्निंग माइनस कंजप्शन, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ पे C प्लस S प्लस C इक्वल टू 1 आ गया, ओके। अभी इन्वेस्टमेंट देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में क्या बोलते हैं? तो इन्वेस्टमेंट डिफाइन करता है एडिशनल स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्या बोलता है? एडिशनल स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आ जाता है अपने पास? सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, रोड्स, दैट इज एनीथिंग दैट एड्स ऑन द फ्यूचर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी टू ऑफ इकोनॉमी। कोई भी ऐसा चीज़ जो फ्यूचर में हमारा इकोनॉमी को एड ऑन करे, बढ़ावा दे, वैसा चीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट आता है। जैसे मशीन हम खरीद के रख लिए, मशीन हमारा इन्वेस्टमेंट में आता है। बिल्डिंग हमारा जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी इन्वेस्टमेंट है। रोड्स हमारे इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर पर्सपेक्टिविटी के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। एंड चेंजेज इन इन्वेंट्री फॉर द स्टॉक इन फिनिश गुड्स। एंड चेंजेज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब चेंजेज के क्या क्या आता है? सिर्फ इन्वेंट्री जो होता है वो फिनिश गुड्स लेते हैं, ना रॉ मटेरियल नहीं लेते हैं। जो अभी प्रोड्यूस हो रहा है, जो इन प्रोडक्शन में है, तो उसको नहीं लेते हैं। नोट दैन इन्वेस्टमेंट गुड्स, नीचे लिखता है नोट एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स। दे आर नॉट intermediate goods like raw material machine produced in the economy in the given are not used to produce other goods but yield their service over the number of years. Investment decision by producers such as whether to buy new machine depend on the large extent the market of the interest. However, the simplicity we assume that their firm plan to invest the same amount every year. We can write an ex ante investment demand as I is equal to I heights. तो I heights क्या बोलते हैं यहाँ पे? पोजीशन कंस्टेंट विद रिप्रेजेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलता है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इन द गिवन ईयर। तो दोनों चीज़ हम लोगों का हो गया, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में क्या बोलता है? AD एक बोलता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। AD इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसमें? देखते हैं। इन द इकोनॉमी विदाउट ए गवर्नमेंट द एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड पर फाइनल गुड्स इन द सम ऑफ टोटल एक्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्स एंड का एग्रीगेट डिमांड जो फाइनल गुड्स का है, द कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सच गुड्स। कैसे निकालते हैं? AD इज इक्वल टू C प्लस I। C से कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड I फ्रॉम इक्वेशन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स कैन बी रिटन एज। तो AD इज इक्वल टू C हाइट्स प्लस I हाइट्स। तो I हाइट्स क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और C हाइट्स क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो इनकम होता है उसका कंजम्पशन कंज्यूम करते हैं, जो इनकम से एक्सपेंडिचर करते हैं उसको C.Y, ठीक है, यहाँ पे डिनोट करता है। इन द फाइनल मार्केट
अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि AD इज इक्वल टू तो C प्लस आई का एग्जाम्पल देगा तो उसमें ए वाला नहीं देगा, नहीं तो ए देगा तो नहीं, ठीक है। तो MCQ में रहेगा एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, या ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस C.Y। द फाइनल गुड्स द मार्केट इक्विलिब्रियम द रिटर्न एज, तो Y से क्या हो गया, अर्निंग इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है न तक, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, सारा इसी को एक्सप्लेन किया है, जो ऊपर में लिखा है इसी को एक्सप्लेन नीचे में किया है, और एक सेट एक्स पोस्ट को। तो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे बोलता था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैन टेक प्लेस ड्यू टू 2 रीजन्स। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था उसको टेक प्लेस करते हुए 2 रीजन से। द पहला रीजन था फर्म डिसाइड टू कीप सम स्टॉक फॉर वेरियस रीजन कॉल्ड प्लान इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और दूसरा बोलता था सेल डिफर फ्रॉम द प्लांट लेवल ऑफ द सेल्स इन विच केस द फर्म हैज टू ऐड या रन डाउन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, दिस इज कॉल्ड अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ओके। थर्ड इवन तो प्लांट Y is greater than the planned C plus investment, actual Y will be equal to actual consumption plus investment with the extra output showing up the ultimate accounting intent the accumulation of inventories of X post on investment of the right hand side of the accounting identity, okay। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट इनकम इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में 2 चीज़ बताता है, 2 रीजन्स कैन बी पुट फॉरवर्ड। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज वी आर एज्यूमिंग द इकोनॉमी विथ अनयूज्ड रिसोर्सेज, जो अनयूज्ड रिसोर्सेज है उसके बारे में द मशीनरी बिल्डिंग लेबर्स इन द सिचुएशन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विल नॉट अप्लाई, हेंस एडिशनल आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है इसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी तक आपका एग्जाम है तो अभी तक तो खत्म हो ही गया होगा ना। वैसे तो हम फास्ट ट्रैक बैच ले ही लेंगे इसके बाद, जो मतलब जैसे ही मेरा खत्म होगा, अभी 2 चैप्टर और बैलेंस बचा हुआ है, तभी 2 दिन 26 आज तो 25 हो गया, 26 27 28 को स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम में अभी टाइम है तो एग्जाम के पहले खत्म हो जाना चाहिए। हेंस एडिशनल आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, अकॉर्डिंगली प्राइस लेवल डज नॉट वेरी इवन इफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस चेंजेज। सेकेंड बोलता है दिस इज जस्ट सिंप्लीफाइंग एजम्पशन व्हिच विल बी द चेंज लेटर। तो इसको ऊपर से देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन के हिसाब से यू वुड रिकॉल दैट इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी व्हेन वी एनालाइज द इक्विलिब्रियम of demand and supply in single market, demand and supply curves simultaneously determine the equilibrium price and the equilibrium quantity, ठीक है। in macroeconomics theory we proceed in 2 steps. The first step we worked out the macroeconomic equilibrium taking the price level as fixed. The second stage, first stage में क्या बोलता है कि प्राइस लेवल जो होगा वो फिक्स रहेगा। एट द सेकेंड स्टेज the price level vary and again analysis of macroeconomic equilibrium, that what is the justification taking price as fixed। the 2 reason दिया था। पहला स्टेज assuming the economy with unused resources, machinery, building and labor, in such situation the law of diminishing return will not apply, hence additional output can be produced without increasing marginal cost, accordingly the price level does not vary even if the quantity produced changes, this is a simplifying assumption which will be changed later। उसके बाद आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम विथ प्राइस लेवल फिक्स्ड। इसमें ग्राफिक मेथड से समझाता है। ऊपर में आपने पढ़ा था कि कंजप्शन कैसे निकालते हैं, तो ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस जो अर्निंग का एक्सपेंडिचर, अर्निंग का कंजप्शन खर्च करते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे लिखता है तो सी डैश जो डिनोट करता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, सी इज द मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, तो MPC निकालने का फॉर्मूला बताता है, सी डिनोट करता है, ठीक है। हाउ कैन बी रिलेटिव द ग्राफ, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y एक्सिस यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे x एक्सिस। यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर ये जो डिनोट करता है कि अगर आपका
अर्निंग जीरो हो, आपका अर्निंग यहाँ पे जीरो है, एक्स एक्सिस पे डिनोट करता है अर्निंग, फिर भी आपका खर्च जो होगा बेसिक होता ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम यहाँ से मतलब चेंज कर रहा है y = a + bx, तो इनकम बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करता है हाउ द रिलेशन टू shown the graph the answer of question will be recall the intercept from the linear equation. Here the variable of x and y the linear relation between them, a and b are the constant, the equation is depicted in figure 4.1. the constant in show the intersection of the y axis, that is the value of y when x is 0, the constant b is slope of the line, that is tangent. यहाँ पे सी वाला फॉर्मूला आ गया, वो क्या था यहाँ पे बताया था ना, y = a + bx अर्निंग के बारे में बताता है कि जैसे जैसे अर्निंग आपका इंक्रीज होगा यहाँ पे कंजप्शन वैसे ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पे अर्निंग का रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे कि आपका इनकम भले ही जीरो, एक्स एक्सिस पे इनकम भले ही जीरो, लेकिन बेसिक जो होता है बेसिक बढ़ते ही रहेगा खर्चा, ठीक है। वैसे ही मतलब कंजम्पशन वाला ग्राफ में जैसे ही इनकम मतलब बढ़ जाता है, जैसे आपका इनकम पहले दिए थे कि 10,000 अगर आपका इनकम है तो उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर खर्च होता है, लेकिन जैसे ही आपका इनकम कमा तो मतलब 10,000 खर्चा उस हिसाब से नहीं होगा, लेकिन जो भी बेसिक एक्सपेंस रहेगा वो तो होगा ही ना। तो सी यहाँ पे वही सेम चीज़ ग्राफ में समझाया है, वेयर सी डैश इंटरसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, सी स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू tan a। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सी कंजम्पशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, तो या क्या बोलता है, इन द टू सेक्टर मॉडल देयर आर टू सोर्स ऑफ द फाइनल डिमांड ऑफ द फाइनल कंजम्पशन एंड द सेकंड इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन shows as I is equal to equilibrium investment, then shown as the horizontal line heights equal the I heights above the horizontal axis. In the model it is autonomous, which means the same no matter whatever the level of income. एग्रीगेट डिमांड फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करता है, तो एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल टू C + I, सी से कंजप्शन, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड C डैश I डैश वाला है। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगा मेरा तो डिमांड भी बढ़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट का लेवल हमेशा सेम रहेगा, इनकम रहे ना रहे। I इक्वल टू I जो होता है I इक्वल टू इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट था, तो वही यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किया है। यहाँ पे मेरा इनकम अभी जीरो था, तो मेरा खर्च बेसिक खर्च हो रहा था M तक, जैसे ही मेरा इनकम इंक्रीज किया तो मेरा खर्चा यहाँ पे इंक्रीज होने लगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरा सेम ही है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, C + I प्लस जो अर्निंग का MPC था, ओके। द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शो द टोटल डिमांड मेड ऑफ द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एट ईच लेवल ऑफ इनकम ग्राफिकल, इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड फंक्शन द ऑब्टेन बाय द वर्टिकली एडिंग द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टिगेशन फंक्शन OM इज इक्वल टू C इक्विलिब्रियम। तो ऑटोनोमस C फिर ऑटोनोमस I, तो ओवर यहाँ पे OL इज इक्वल टू ऑटोनोमस C प्लस ऑटोनोमस I। द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पैरेलल टू द कंजम्पशन फंक्शन, दे हैव बीन द सेम स्लोप। इट इज टू बी नोटेड दैट द फंक्शन शोज द एक्स ऑफ द डिमांड। सप्लाई मेड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, इसको देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे 45 डिग्री पे ग्राफ को एग्रीगेट सप्लाई किया है, ओके, GDP के हिसाब से। इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखता है, equilibrium is shown graphical by putting x ante aggregate demand and supply together in diagram. The point where x ante aggregate demand is equal to the x ante aggregate supply will equilibrium. Sorry. Thus, equilibrium point of E and equilibrium point level of income is OY. Algebraic method से सेम चीज़ ही है, ठीक है।
द इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनोमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इनकम एंड आउटपुट। यहाँ पे पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ऑटोनोमस चेंज और एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम एंड आउटपुट के बारे में टोटल लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं दोनों पॉइंट, उसके बाद नीचे चलते हैं। वी हैव सीन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड, थस द एग्रीगेट डिमांड चेंजेस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम चेंजेस, थस द हैपन इन एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, चेंज इन कंजम्पशन और चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन कंजम्पशन का क्या होता है, सी डैश जो चेंज इन कंजम्पशन था हम लोग का निकालते थे, तो उसके बारे में बोलता है तो चेंजेस इन ऑटोनोमस सी, चेंजेस इन सी एमपीसी। We have assumed the investment of autonomous, however it just does not depend on the income, the number of variable other than the income which can affect investment. One important factor is availability of credit, easy availability of credit encourage investment. Another factor is investment rate. Investment rate is the cost of investable funds and at higher interest rate. The मल्टीपल मैकेनिज्म है एक आता है, उसके बाद एक और बचता है क्या, some basic some more concepts. ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है ना, चैप्टर 2 तो 50 मिनट का हो गया था, और चैप्टर 3 तो थोड़ा सा था, चैप्टर 4 फिर ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा स्पीड करते हैं, ठीक है। द प्रीवियस सेक्शन विच चेंजेज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर 10 यूनिट, द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम 50 यूनिट, 250 to 300। अंडरस्टैंड द लुकिंग ऑफ मल्टीपल मैकेनिज्म। ऊपर में मल्टीपल मैकेनिज्म के बारे में चार्ट दिया था, ओके। इसको करने का कोई मतलब है नहीं अभी, क्योंकि ये सब समझाने के लिए मतलब 30 मिनट के क्लास में पॉसिबल ना है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसके लिए अभी तो फिलहाल, और उतना आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। द सम मोर कंसेप्ट्स में देखते हैं। द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज द इकोनॉमी आल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द इक्विलिब्रियम आउटपुट जो होता है वो इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। इन द क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन, इट मीन्स द लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन द इक्वालिटी earning with aggregate demand does not necessarily mean the level of output at which everyone is employed. Full employment level of income is that level of income where all the factors of production are fully employed in the production process. The recall that the equilibrium attains the point of equality of y and aggregate demand, income and aggregate demand. y जो income यहाँ denote करता है, itself does not signify full employment resources. Equilibrium only means that if left to itself, the level of income and economy will not change even when there is the unemployment in the economy. The equilibrium level of output may be more or less than the full employment level of output. If the less than the full employment of output, it is due to the facts of demand and not enough to imply all factors of the production. This situation is called situation of deficient demand. It leads to decline in the price of long run. On the other hand, if the equilibrium level of output is more than the full employment level, it is due to the fact the demand is more than the level of output produced at full employment level. The situation is called the situation is excess demand, lead to rise the price on the long run. ठीक है, तो आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 से मतलब 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसके बाद नहीं हुआ तो क्वेश्चन करा देंगे इसका। तो अभी तो चैप्टर ही बचा हुआ है, मतलब 5 चैप्टर आपका वॉल्यूम 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में और 6 माइक्रो, तो 4th नंबर हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट डे 5th करेंगे, 26 है कल तो पॉसिबल देखते हैं हो जाएगा तो मतलब 6th कर लेंगे, और उसके बाद 7th नहीं 6th मतलब कल 5th कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे 6th। तो देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।
और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।